Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to start our next part of chapter number 7 Fundamental Rights. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि जो ये बुक है एम लक्ष्मीकांत, फ़िलहाल ये चल रहा है 6th एडिशन। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई नया एडिशन आता है जो भी सर्टेन चेंजेस होंगे उसके बारे में, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोस अपडेट कर दूँगा। ओके, और यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी बुक लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अगर किसी को जानना है कौन सी बुक्स कब पढ़नी चाहिए और जितनी भी एनसीईआरटी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं तो सारी की सारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रखी हैं, तो प्लीज़ आप एक बार जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर के अंदर हम आर्टिकल 28 तक कंप्लीट कर चुके हैं और अभी ये है 29। तो यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं कल्चरल और एजुकेशनल जितने भी राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल 29 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्या गारंटी देता है हमें कि इट गारंटी टू द सिटीजन्स सेक्शन ऑफ अ सिटीजन हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ इट्स ओन टू राइट टू कंजर्व द सेम। अब मान लो कोई भी सेक्शन है सिटीजन्स का, ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप है जिनकी अपनी एक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या फिर वो जो कल्चर है उनका, तो उनको वो राइट है कि उसको वो संजो के रखे, उसको कंजर्व करके रखे, ऐसा उनको अधिकार है। आर्टिकल 29 क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किन किन को, बोथ जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनको एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, कि मतलब कि कोई ऐसा ग्रुप है या फिर कुछ ऐसे सिटीजन्स हैं जिनकी भाषा पुराने टाइम से चलती आ रही है। ओके, तो वो उसको अपना प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं। सेम थिंग गोज विद रिलीजियस माइनॉरिटीज़। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्कोप ऑफ दिस आर्टिकल इज़ नॉट नेसेसरीली रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज़ ओनली, कि मतलब जो ये आर्टिकल 29 है ना, ये केवल माइनॉरिटी तक ही सीमित नहीं है। ठीक है, ये बाकी के जितने भी लोग हैं जो और सेक्शन है सिटीजन्स के उन तक भी लागू है, मतलब माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी। देखो यहाँ पे बोला गया ना सेक्शन ऑफ द सिटीजन, कि भाई कुछ सिटीजन्स का ग्रुप, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे वो मेजॉरिटी का हो या फिर दोनों का इक्वली हो, तो वो जितने भी लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज जो भी उनकी स्क्रिप्ट है या कल्चर है उसको कंजर्व करके रख सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार है। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट right to conserve the language includes the right to agitate for the protection of language। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि आपको राइट टू कंजर्व, अपनी जो लैंग्वेज है उसको कंजर्व करने का तो अधिकार है ही, साथ में अगर आपको ये लगता है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने कुछ खासा कदम नहीं उठाए तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, अपना रोष जाहिर कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांति प्रिय, सरकार को जता सकते हैं कि भाई हमको इसके प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाने पड़ेंगे ऐसा। एज द पॉलिटिकल स्पीचेस और प्रोमिसेस मेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ अ सेक्शन ऑफ सिटीजन डज नॉट अमाउंट टू करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द आरपीए एक्ट ऑफ 1951। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जितने भी जो पॉलिटिकल स्पीचेस होती है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, एमएलए एमपीज़ हैं जो स्पीच देते हैं वोट के लिए कि भाई हमको वोट दो, तो उस टाइम पे कुछ प्रोमिसेस करते हैं, काफ़ी लोग प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी लैंग्वेज को कंजर्व करेंगे। तो ये एक तरह से करप्ट प्रैक्टिस के अंदर नहीं आती, क्योंकि ये पहले ही हमारा फंडामेंटल राइट है, हमको ये राइट है कि हम हमारी जो लैंग्वेज है या फिर जो भी कल्चर है, स्क्रिप्ट है, उसको हम कंजर्व करके रख सकते हैं। इस वजह से ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर में नहीं आती। Article 30 provide for the right to religion and linguistic minorities to establish and maintain educational institution to conserve their language, script and culture। अब जितने भी लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी थी जो आर्टिकल 29 के अंदर जिसके बारे में हमने पढ़ा था, अब उनको आर्टिकल 30 के अनुसार क्या है कि एक और अधिकार मिल जाता है जिसके अंदर वो अपने कल्चर और जो उनकी स्क्रिप्ट है, जो भी लैंग्वेज है, उसको संजोए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गठन कर सकते हैं। ठीक है, कि उनको ये फ्रीडम है कि वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गठन कर सकते हैं, बना सकते हैं।
अब आर्टिकल 30 का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्टेट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती उनको ग्रांट देने के समय, कि भाई ऐसा नहीं है कि किसी एक इंस्टीट्यूट को ज़्यादा दे दी तो दूसरे को मना कर दिया नहीं आपको नहीं देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिन भी इंस्टीट्यूट्स को सरकार क्या देती है, सहायता देती है या फिर सरकार उनको खुद चलाती है, तो उन इंस्टीट्यूशन के अंदर वो किसी भी ऐसे सिटीजन को अपनी मर्जी मुताबिक एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती। किस बेसिस पे? कि अगर उनका रिलीजन अलग है, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स कुछ भी हो, इन बेसिस पे वो किसी को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती। It is compulsory for unaided private institution to give reservation to backward classes। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि कई इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्राइवेट लोगों के द्वारा खुद के पैसे से चलाए जाते हैं, तो उनके लिए भी कुछ रूल हैं, प्रावधान है, जिसके अंदर पहला है कि उनको कंपल्सरी थोड़ा सा कुछ सीट अपनी बचा के रखनी पड़ेंगी, एडमिशन देने पड़ेंगे कि कौन सी कास्ट के लोगों को जो बैकवर्ड क्लास से है उन लोगों के लिए सीट बचा के रखनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना, जो गरीब तबके के लोग हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के है ना काफ़ी महंगी फीस होती है, तो उसके अंदर वो एडमिशन ले नहीं पाते, तो इसलिए कुछ जो सीट है उनके लिए रिजर्व कर दी जाती है, जहाँ पे कई बार तो क्या होता है उनसे कम फीस ली जाती है या फिर ली ही नहीं जाती। तो ऐसे कुछ गवर्नमेंट के कुछ प्रावधान हैं ताकि उनको भी बराबर का हक मिले, बराबर का मौका मिले बाकी लोगों के साथ compete करने का। लेकिन जो माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि देखो वो तो पहले ही जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको एडमिशन दिए जा रहा है, तो उनके लिए ऐसा सीट रिजर्व करना कोई इतनी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मोस्टली लोग वहीं से उनके अंदर एडमिशन लेते हैं। अब बात करते हैं 29 जो आर्टिकल है वो केवल सिटीजन्स पे लागू होता है जो इंडियन सिटीजन है, और जो 30 है वो बोथ इंडियन और जो एलियन सिटीजन है, नॉन सिटीजन है, उनके ऊपर लागू होता है। अब आगे का पढ़ते हैं, राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब क्या है कि माइनॉरिटीज़ ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो गठन कर लिया, बना लिए इंस्टीट्यूट वगैरह पढ़ाई के लिए, अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आर्टिकल 30 हमको क्या ग्रांट करता है, कुछ राइट्स ग्रांट करता है माइनॉरिटीज़ को, वेदर चाहे वो लिंग्विस्टिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या लिंग्विस्टिक हो या रिलीजियस हो। ठीक है, पहला तो है ऑल द माइनॉरिटी शैल हैव राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, कि वो अपनी मनमर्जी मुताबिक क्या है ना अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का गठन कर सकते हैं और उनको चला सकते हैं। द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन shall not restrict or abrogate the right guaranteed to them। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अब मान लो स्टेट को है ना किसी जगह की ज़रूरत है और वो प्रॉपर्टी आ गई किसकी, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, तो सरकार उसको एक्वायर तो कर सकती है, लेकिन जितने भी जो भी राइट हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को जो प्रोवाइडेड है तो वो उनका हनन नहीं कर सकती है, ठीक है, उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। दिस प्रोविज़न वॉज एडिड बाय, ये प्रोविज़न 44वां जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 के अंदर, उसके अंदर डाला गया था, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी इन दिस रिगार्ड। द एक्ट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट। देखो जो फंडामेंटल राइट था ना जो प्रॉपर्टी का था, उसको भी इस एक्ट ने डिलीट कर दिया था। और ऐसा क्यों किया था, क्योंकि देखो देश के डेवलपमेंट के लिए कई बार क्या है बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कई बार ज़मीन आ जाती है किसान की या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट की, जो देने से मना कर देता था। अगर सरकार ज़बरदस्ती उसको लेती तो कोर्ट में जाके खड़ा हो जाता अंडर आर्टिकल 32 और 226। ठीक है, 32 के अंडर तो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के अधीन कहाँ जाएगा, वो हाई कोर्ट में। ठीक है ना, तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सीधी सी बात उसी के फेवर में फैसला सुनाएगी कि हाँ भाई इसका फंडामेंटल राइट है, आप इसकी ज़मीन नहीं ले सकते, और ज़मीन नहीं जाएगी तब तक वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ऐसे सारा काम रुक जाता था। अब इस चीज़ से निपटने के लिए इसको जो फंडामेंटल राइट्स थे वहाँ से निकाल के
एक लीगल राइट के अंदर डाल दिया गया अंडर आर्टिकल 300A में। ओके, इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाय माइनॉरिटी। यहाँ पे क्या कहा गया है कि स्टेट किसी भी माइनॉरिटी का जो इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। उसको जो सहायता देते हैं, लाइक ग्रांट देते हैं, इन चीज़ों के अंदर उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। Thus the protection under Article 30 is confined only to minorities। अब जो आर्टिकल 30 के अंदर जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है वो केवल माइनॉरिटीज़ को ही प्रोवाइड की गई है, चाहे वो रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, मतलब चाहे वो धर्म के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर जो बोली जाती है उसके आधार पर हो। जबकि जो 29वां था आर्टिकल 29 जो था वो एनी सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे वो मेजोरिटी का हो, जैसे का हमने अभी पढ़ा था ना कि यहाँ पे कहाँ गया, जस्ट अ मिनट, हाँ ये जो था कि गारंटीड टू द सिटीजन सेक्शन ऑफ अ सिटीजन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, चाहे वो माइनॉरिटी का हो या फिर मेजोरिटी का हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने इसको पढ़ा था। अब आर्टिकल 30 के अनुसार में क्या क्या राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ को, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि भाई इनके पास 3 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ये बना सकते हैं। एक वो जो जहाँ पे सरकार क्या है ना उसको रिकॉग्नाइज़ करती है और उसको एड प्रोवाइड करती है, सहायता प्रोवाइड करती है। दूसरा इंस्टीट्यूट ओनली जिसमें सरकार उसको रिकॉग्नाइज़ करती है, मान्यता प्राप्त देती है, ठीक है, स्टेट द्वारा, लेकिन उसको किसी भी तरह की मॉनेटरी मदद नहीं मिलती। तीसरा वो जो सरकार से किसी भी तरह का रिकॉग्नाइजेशन नहीं चाहते, मतलब किसी भी तरह की मान्यता नहीं लेते, ना ही सरकार का कोई भी मॉनेटरी हेल्प लेते हैं। ओके, तो ये 3 टाइप के हो गए। इसमें जो फर्स्ट और सेकंड है, जिसके अंदर एक में मान्यता भी है और सरकार से मॉनेटरी हेल्प भी मिलती है, और दूसरा जिसमें मान्यता है केवल लेकिन पैसे की किसी भी तरह की और कोई हेल्प नहीं ली जाती, इन दोनों के ऊपर सरकार या फिर जो स्टेट है वो कुछ है ना रेगुलेटरी पावर्स अपनी रखती है कि भाई सरकार उनको रेगुलेट करती है, उनका काज करने के तरीके को डिफ़ाइन करती है, लाइक उनका सिलेबस कैसा होना चाहिए, उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, किस तरह का डिसिप्लिन सैनिटेशन वहाँ का कैसा होना चाहिए, वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है उसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो इस तरह की जो कंडीशन है वहाँ पे कौन निर्धारित करती है, स्टेट निर्धारित करती है। लेकिन जो तीसरे तरह का है वहाँ पे सरकार का किसी भी तरह का कोई भी रूल नहीं होता, उसके सारे कामकाज को जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो अपने तरीके से देखता है। लेकिन एक जजमेंट डिलीवर की गई थी सेक्रेटरी ऑफ मालयंकारा सरियन कैथोलिक कॉलेज केस 4A 2007। इसके अंदर क्या कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट हैज समराइज द जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन अ फॉलोइंग वे, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायतें दी थी कि भाई वहाँ का जो इंस्टीट्यूट होगा उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होना चाहिए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना चाहिए, उसके कुछ तर्क दिए थे कि वो कैसे होने चाहिए। पहला तो लाइक ये हो गया कि भाई टू चूज़, एक तो माइनॉरिटीज़ को ये थी कि भाई क्या कहते हैं, ये फ्रीडम है कि वो अपनी गवर्निंग बॉडी को चूज़ कर सकते हैं, जो क्या मैनेज करेगा, उसके जितना भी जो भी काम करने का कंडक्ट है और जो भी उसके अफेयर्स है उसको मैनेज कर सकता है जो भी उसकी गवर्निंग बॉडी होगी। और वही अपना टीचिंग स्टाफ भी जो लेक्चरर हो गए, टीचर हो गए, हेडमास्टर लाइक प्रिंसिपल हो गए, उनको, और प्लस में नॉन टीचिंग स्टाफ जो वैसे हेल्प करते हैं, लाइक वहाँ के स्वीपर हो गए, है ना, माली हो गया, या फिर जो खाना बनाने वाले हो, इन लोगों का जो अपॉइंटमेंट है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट वो खुद अपने तरीके से कर सकता है। और अगर वो अपने काम में सही से नहीं पाए जाते तो उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई भी कर सकता है। तीसरा क्या था, टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ देयर चॉइस। अब ये क्या है, जितने भी जो एलिजिबल स्टूडेंट है जिनका एडमिशन हो सकता है, तो वहाँ पे ये अपना एक क्राइटेरिया रख सकते हैं कि कौन कितना एलिजिबल है, कितना मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और ऊपर से एक रीज़नेबल फ़ीस स्ट्रक्चर रखेंगे कि भाई इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। और ये अपनी प्रॉपर्टी और अपने एसेट्स का केवल इंस्टीट्यूट के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं।